नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम इसके पहले शीत युद्ध के घटनाक्रमों के बारे में बात कर रहे थे और उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसकी हम चर्चा करेंगे वो एशिया से संबंधित था, जिसने कि शीत युद्ध के उस पूरे दौर को बहुत लंबे अरसे तक प्रभावित किया। और शायद हम ये कहें कि आज भी वो कुछ सीमा तक प्रभावित कर रहा है वैश्विक संबंधों को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दो चीजें 1949 और 50 के दौरान हुई, जो कि शीत युद्ध का जो रंगमंच था वो एशिया की तरफ मुड़ गया। 1949 में जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो था चीन में साम्यवाद की स्थापना। जो ये द्वंद्व चल रहा था विचारों का, उसमें चीन में जो एक गृह युद्ध वर्षों से चले आ रहा जो गृह युद्ध था और जिसमें राष्ट्रवादी सरकार की हार होती है और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि 1949 के उत्तरार्ध में जो राष्ट्रवादी सरकार जिन भ्रष्टाचार और एक अविश्वास के पूरे उस व्यवस्था से जकड़ी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसने कि उनके प्रति लोगों का जो विश्वास था उसको कम कर दिया। और या दूसरे शब्दों में कहें तो माओ के नेतृत्व में जो विश्वास उपजा वह कहीं न कहीं इनके भ्रष्टाचार, इनके जो व्यवस्था के प्रति इनकी जो एक उपेक्षित व्यवहार और कहीं न कहीं उस व्यवस्था को न चला पाने की इनकी जो पूरी नाकामी थी वह माओ के प्रति लोगों के विश्वास में बदल गई। और चीन में साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप चीन में साम्यवाद की सरकार की स्थापना होती, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है। ये चीन में साम्यवाद की स्थापना अमेरिका और पाश्चात्य देशों के द्वारा एक बड़ी हार के रूप में देखी जाती है। और सिर्फ 1949 में जो मुख्य भूमि पर वास्तव में पूरे साम्यवादी सरकार की स्थापना के साथ माओ त्से तुंग का पूरा अधिकार क्षेत्र हो जाता है और जो राष्ट्रवादी सरकार जो चियांग काई शेक के नेतृत्व में होती है वह ताइवान के फार्मोसा द्वीप तक सिमट के रह जाती है। या ताइवान के फार्मोसा द्वीप तक। इस के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना चीन में हो जाती है। लेकिन इस चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना को वर्षों तक पाश्चात्य देशों का समर्थन नहीं मिलता है और ये अमेरिका इसको सीधे तौर पर अपनी हार के रूप में देखता है। और अमेरिका के नेतृत्व में जितने भी पाश्चात्य देश थे उन्होंने इस सरकार को, इस चीन में साम्यवादी सरकार जो माओ के नेतृत्व में बनी थी, वह उसको मान्यता नहीं प्रदान करता है। और ठीक इसके विपरीत सोवियत संघ न सिर्फ इसको मान्यता प्रदान करता है बल्कि अन्य यूरोपीय जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी इस चीन में साम्यवादी सरकार को अपना मान्यता प्रदान करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश को काफी अरसे तक अमेरिका के द्वारा
वीटो करके इसको रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में जो इसकी सदस्यता थी चीन की, वो वीटो के द्वारा इस साम्यवादी सरकार को रोक दिया गया। और वर्षों तक जो चियांग काई शेक के नेतृत्व में जो सरकार थी, या जो चियांग काई शेक के नेतृत्व में जो फार्मोसा के द्वीप तक जो सीमित हो गई थी सरकार, उसी को अमेरिका ने प्रतिनिधित्व के रूप में संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार किया। तो कहीं न कहीं बार बार इस निषेधाधिकार के प्रयोग ने संयुक्त राष्ट्र को भी यूं कह लें कि शीत युद्ध का एक मंच बनाकर रख दिया। हम बहुत सारे प्रकरणों में देखेंगे, बहुत सारे जो घटनाओं की स्थिति में देखे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र भी विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के वीटो प्रयोग को लेकर के वह एक मंच बन जाता है शीत युद्ध का। इस चीन के मान्यता को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी सदस्यता को लेकर के जो एक स्थिति बनती है, उससे काफी समय तक सोवियत संघ जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बहिष्कार करता है, और कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो है ये रंगमंच वह संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाता है। इसके साथ ही साथ इस बहिष्कार के दौरान एक और घटनाक्रम उत्पन्न होता है, वो होता है कोरिया का संकट। कोरिया का संकट ये 1949 और 50 के दशक की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो कहीं न कहीं यूरोप की बजाय एशिया को ही संघर्ष का केंद्र बना देती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के पश्चात कोरिया स्वतंत्र हो जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 1910 में जापान ने कोरिया को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और उसके 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के साथ कोरिया स्वतंत्र हो जाता है। और इस 1945 में जापान की पराजय के बाद कोरिया को दो अस्थायी, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के संदर्भ में, उसी तरह से इसको भी 38 डिग्री समानांतर पर दो भागों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। दो भागों में इसको जो अधिकृत क्षेत्र है, दो भागों में बांट दिया जाता है। और धीरे धीरे ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रयास भी होते हैं कि कोरियाई एकीकरण के, लेकिन ये प्रयास जो है 1948 तक, सारे जो 1945 से लेकर 1948 तक की जो कोरियाई एकता के जो प्रयास होते हैं, वो सारे प्रयास वो विफल हो जाते हैं। 1948 तक, 45 से 48 तक जो कोरियाई एकता के जो प्रयास हैं, ये विफल हो जाते हैं। यानी कोरिया जो है वह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विभक्त रहता है। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा कोरिया में चुनाव को लेकर के
एक संकल्प पारित किया था कि कोरिया में चुनाव कराए जाएंगे और जो है उत्तर कोरिया में चुनाव की संभावना को नकार दिया जाता है। चुनाव के इस प्रस्ताव को उत्तर कोरिया स्वीकार नहीं करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के क्रम में दक्षिण कोरिया में चुनाव कराए जाते हैं और दक्षिण कोरिया में चुनाव के साथ ही जो है वहां पर डॉक्टर सिगमंड रही जो दक्षिणपंथी नेता थे, उनके नेतृत्व में डॉक्टर सिगमंड री, ये इनके नेतृत्व में ये दक्षिणपंथी नेता थे दक्षिण कोरिया के, और ये पूरा चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होता है और ये इनकी विजय होती है और इनके नेतृत्व में वहां पर सरकार की स्थापना होती है। और फिर संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा सिगमंड रे सरकार को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में या कोरिया के प्रतिनिधित्व जो है वह इस दक्षिण कोरिया के जो डॉक्टर सिगमंड रे की सरकार को कोरिया के प्रतिनिधित्व के रूप में उसमें मान्यता प्रदान कर दी जाती है। समानांतर तौर पर उत्तर कोरिया में भी 1 मई 1948 को दक्षिण कोरिया में डॉक्टर सिगमंड रे की सरकार की स्थापना के बाद सोवियत प्रभाव में 1 मई 1948 को एक साम्यवादी सरकार की स्थापना उत्तर कोरिया में होती है। साम्यवादी सरकार, और इस साम्यवादी सरकार की जो अध्यक्षता है वो पूर्व एक छापामार नेता किम इल संग जो कि एक पूर्व छापामार नेता थे, इनके द्वारा इस सरकार का नेतृत्व किया जाता है। इसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रखा जाता है और जैसा कि चीन के साथ हुआ, इस उत्तर कोरिया की सरकार को सोवियत संघ और अन्य पूर्वी यूरोप के देशों के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाती है। इस मान्यता के पश्चात जून 1945 के अंत में अमेरिका अपने सैनिकों को कोरिया से बुला लेता है जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और एक तरह से जो दोनों अड़ती समानांतर पे जो विभाजित कोरियाई जो देश थे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इनके बीच में संघर्ष बढ़ता जाता है और ये सारे घटनाक्रम इन्हीं संघर्षों के बीच दिखाई देते हैं और ये इसी संघर्षों के बीच ये सारे घटनाक्रम के जो घटनाक्रम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी दृष्टि में आते हैं और उसके प्रस्ताव के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि चुनाव भी कराए जाते हैं दक्षिण कोरिया में और डॉक्टर सिगमंड रे की सरकार बनती है। लेकिन ये जो धीरे धीरे जो संघर्ष दोनों कोरियाई राष्ट्रों में होता है वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये इतना बढ़ जाता है कि क्रमशः ये 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया जाता है और सोवियत संघ के द्वारा जो निर्मित, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो उत्तर कोरिया में सोवियत प्रभाव में स्थापित सरकार, और कहीं न कहीं इसमें शीत युद्ध का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का जो संघर्ष या द्वंद्व है वह कहीं न कहीं अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के
उस संघर्ष की एक प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है, एक समानांतर उसका प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो संघर्ष है वो बढ़ रहा है। और वास्तव में वो किसका प्रतिबिंबन करता था? वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के, अमेरिका और सोवियत संघ के संघर्षों का प्रतिबिंबन करता था। ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि अंततः उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर 25 जून 1950 को आक्रमण कर देता है और सोवियत संघ के द्वारा जो निर्मित जो टैंक हैं और 60,000 सैनिकों के साथ वह दक्षिण कोरिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इस मुद्दे को, इस विषय को अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले आता है, ध्यान आकर्षित करता है सुरक्षा परिषद का इसकी तरफ। और जो उसका दक्षिण कोरिया के अधिकांश प्रदेशों पर जो उत्तर कोरिया का कब्जा हो जाता है, इसको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद गलत मानती है और उत्तर कोरिया को एक आक्रांता के रूप में घोषित करती है और कहती है कि उत्तर कोरिया की इस कार्रवाई से शांति भंग हुई है। और न सिर्फ इतना ही बल्कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने सदस्य देशों से यह आग्रह करती है कि वह कोरिया में सैन्य हस्तक्षेप, एक प्रस्ताव पारित करके सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा कि वह उत्तर कोरिया को अपने सीमाओं से, दक्षिण कोरिया की सीमाओं से बाहर करे और वह दक्षिण कोरिया की, उसके उत्तर कोरिया के आक्रमण से रक्षा करे। और जिस दिन 27 जून को यह प्रस्ताव पारित होता है, उसी दिन अमेरिका जो है वह अपनी नौसेना और वायुसेना को आदेश देता है कि वह उस युद्ध में हस्तक्षेप करे और कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुरूप उत्तर कोरिया के उस आक्रमण से मुक्त करे। यहां पे एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह होता है कि वास्तव में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की आड़ में न सिर्फ उत्तर कोरिया के सैनिकों को पीछे ढकेल देता है, अड़तीस समानांतर को पार करते हुए वह न सिर्फ दक्षिण कोरिया से बाहर करता है, बल्कि उनको पीछे धकेलते हुए, जो कि जनरल मैकआर्थर के नेतृत्व में जो अमेरिकी की सेनाएं थी, वो चीन की सीमा तक पहुंच जाती हैं। और ये एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा घटनाक्रम या एक नए प्रकार का परिदृश्य शीत युद्ध के उसमें स्थापित करता है। और चीन इसकी कड़ी निंदा करता है, और सिर्फ निंदा ही नहीं करता बल्कि अपने 2 लाख सैनिकों के साथ यालू नदी को पार करके उत्तर कोरिया की सहायता करना शुरू कर देता है। जो यालू नदी को पार कर अपने सैनिकों के साथ, 2 लाख सैनिकों के साथ वह उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर अमेरिका के सैनिकों को पीछे ढकेलता है। और फिर जैसे कि अमेरिका उत्तर कोरिया के सैनिकों को ढकेलते हुए पीछे चीन की सीमा तक जाता है, वैसे ही चीनी और उत्तर कोरियाई सैनिक जो है वह अमेरिकी सैनिकों को पीछे ढकेलते हुए वह दक्षिण कोरिया के 70 मील अंदर, दक्षिण कोरिया की सीमा के 70 मील अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। और यह शीत युद्ध का तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो इस घटनाक्रम से, और अमेरिका ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्रस्तावों के माध्यम से चीन को आक्रांता घोषित करे। और एक चीज और महत्वपूर्ण यहां पर मैं उल्लेखित कर दूं कि जब सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया जा रहा था और उसको आक्रांता घोषित किया जा रहा था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सोवियत संघ के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके कारण कि वह अपने निषेध अधिकार यानी वीटो का प्रयोग नहीं कर पाता है। और अमेरिका अपने इच्छा के अनुरूप उस प्रस्ताव को पारित करा ले जाता है और उसी के क्रम में वह अपने
नौसैनिकों और वायुसैनिकों का प्रयोग उत्तर कोरिया की सीमा में करता है। सोवियत संघ इसका विरोध करता है और कहता है कि वास्तव में अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को अपने इस प्रस्ताव के द्वारा लागू कर रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा गलत विषय है या गलत तरीका है, और कहीं ना कहीं वह उसको साम्राज्यवादी घोषित करते हुए ये मानता है कि जो 4 सकारात्मक मतों की नहीं बल्कि 5 सकारात्मक मतों की आवश्यकता है, जो कि वास्तव में उसमें केवल सोवियत संघ के न होने के कारण केवल 4 मत थे, जो कि जिस कारण से सुरक्षा परिषद का वो प्रस्ताव अवैध है। तो इस रूप में वो सारे घटनाक्रम संयुक्त राष्ट्र को मंच बनाते हुए शीत युद्ध का घटनाक्रम घटित होता है। और फिर हमने अभी बताया कि कैसे चीन की सेनाएं उत्तर कोरिया के साथ मिलकर के वापस दक्षिण कोरिया की सीमाओं में 70 मील अंदर तक चली जाती है और अमेरिकी सेना को पीछे हटना पड़ता है। जनरल मैकार्थर चाहता है कि अमेरिका चीन पर आक्रमण कर दे, लेकिन अमेरिका इस बात को महसूस करता है कि वैश्विक दबाव और संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात के लिए सहमत नहीं थे, और स्वयं अमेरिका भी इस रिस्क को, इस संभावना को, जो तनाव की संभावना है या तनाव की जो स्थिति उसको उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहता था, और इसलिए वो सिर्फ युद्ध भी नहीं करता बल्कि मैकार्थर को भी ट्रूमैन के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे 1953 में जाकर के दोनों राष्ट्रों के मध्य शांति समझौता होता है, यानी ये इतने लंबे वर्षों तक चला हुआ युद्ध जो है, जिसमें कि शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है, दोनों के तनाव की स्थिति जो है चरम पर पहुंच जाती है, और कहीं ना कहीं जो यूरोप का जो मंच है वह अब एशिया के मंच में परिणित हो जाता है शीत युद्ध के, और शीत युद्ध अपने जो है वह एशियाई जो पृष्ठभूमि में जो ये शीत युद्ध जो लड़ा जाता है, जिसके एक उपकरण के रूप में संयुक्त राष्ट्र का भी प्रयोग किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही राष्ट्रों के मध्य तनाव को चरम सीमा पर ले जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे शीत युद्ध के जो विभिन्न घटनाक्रम हैं काफी उतार चढ़ाव के साथ और बार बार दोनों ध्रुवों को एक युद्ध की सीमा तक ले जाते हैं, बहुत तनाव की स्थिति तक ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं हम उस युद्ध की उस सीमा तक न जाएं और उस वैश्विक युद्ध की स्थिति से अपने आप को बचाते हुए वह एक सम्मानित स्थिति तक अपने आप को ले आते हैं, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच में तनाव तो बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो युद्ध की उस जो संभावना को टालते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो शीत युद्ध जो है वह एशिया के रंगमंच पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये चीन की क्रांति और जो कोरियाई संकट था वो एशिया को एक रंगमंच बना देता है शीत युद्ध का। इसके बाद का जो घटनाक्रम है 1953 के बाद दोनों ही ध्रुवों में नेतृत्व परिवर्तन होता है और ट्रूमैन की जगह आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका की सेनाओं का भी नेतृत्व जिन्होंने किया था। तो हम इसके अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे उसमें क्या परिवर्तन होते हैं और किस तरह से हमारी शीत युद्ध की गति आगे बढ़ती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव सादर आमंत्रित। धन्यवाद।